गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कोविड-19 के कारण क्या है, आपका अध्यापन है वो सही तरीके से सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया क्योंकि विद्यालय है लॉकडाउन के कारण बंद रहे। और अब से आपकी नियमित रूप से ऑनलाइन स्टडी रहेगी और नियमित रूप से आप अध्ययन करते रहें ताकि अच्छे अंक आपको एग्जाम में आ सके। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के संविधान का। भारत का जो संविधान है वो भारत की स्थितियों पर आधारित है। भारतीय जनता ने ही इस संविधान को चुना है और संविधान का ये जो रूपरेखा है, जो निर्माण है, वो उसकी रूपरेखा भी भारतीय जनता के द्वारा तय की गई है। इसमें भारतीय लोगों की आस्था विश्वास के साथ उनके मूल्य भी जुड़े हुए हैं। उसके आधार पे ही संविधान का निर्माण किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में समय समय पर आवश्यकता के आधार पर परिवर्तन होते भी रहे हैं। हमारा जो संविधान है वो कहीं कहीं कठोर तो कहीं कहीं लचीला भी है और हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है। एक प्रकार से कहे तो हमारा जो संविधान है एक लिखित दस्तावेज है जो पूर्ण रूप से रिकॉर्ड के रूप में है और संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। संविधान के बाद में ही हर व्यवस्था हर नियम को माना गया है। तो संविधान है वो सर्वोपरि है। संविधान के अनुसार ही देश की सारी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो सुचारू रूप से चलाई जा रही है संविधान के अनुसार ही चलाई जाती है। और कहीं कहीं लगता है कि कहीं पे कोई परेशानी या दिक्कत कोई आ रही है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है और आवश्यक लगे तो इसमें कोई त्रुटि या संशोधन किया जा सकता है। तो आगे हम अध्ययन करेंगे भारत के संविधान का। भारत का जो संविधान है वो डॉक्टर अंबेडकर से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है। यानी भारत का जो संविधान है वो भारत के जो भी कार्य है किसी प्रकार के हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, किसी प्रकार के भी कार्य हो, उसका संचालन करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहता है और उसके अनुसार भारत के देश के शासन का संचालन सही तरीके से किया जा सकता है। ये लचीला है तथा इसमें शांति काल युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। यानी आवश्यकता के आधार पर इसमें लचीलापन भी है, ये नहीं कठोरता इसमें अधिक है, लचीलापन भी है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन या परिवर्तन किए जा सकते हैं क्योंकि इसमें कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का गुण भी पाया जाता है। फिर इसमें बात आती है शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य। अगर अपने देश में कहीं भी विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, अशांति उत्पन्न हो जाती है, रोष उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें इतना सामर्थ्य है देश के संविधान में कि आवश्यक निर्णय किस प्रकार से लिए जाए, कैसी स्थिति में किस प्रकार से इसको इसके अनुसार चलाया जा सके, ऐसा सामर्थ्य हमारे देश के संविधान में है। ये जो विचार थे ये डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार थे। बाद में आती है कि जो हमारा संविधान है उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। बात आती है इसके बाद में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा। कई बार बच्चों में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अस्थायी अध्यक्ष के बीच में। ध्यान रखना कि जो अध्यक्ष है वो तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी अध्यक्ष है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा। क्वेश्चन कई बार ये पूछते हैं एग्जाम में कि हमारे देश का संविधान वो कब लागू हुआ था। हमारे देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से अपना लिया गया था और इसी दिन से अपने देश का जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाना प्रारंभ हो गया। तो ध्यान रखना इसी दिन के तत्वों को ध्यान में रखते हुए और इसकी स्मृति के संबंध में ही क्या है गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बाद में बताती है कि संविधान निर्माण किसने किया था, यह किस सभा के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, कितने महीने लगे, कितने दिन लगे, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना अपने संविधान में काफी अधिक समय लगा, लगभग 2 वर्ष 11 महीने
और 18 दिन हमारे देश के संविधान को निर्माण करने में, बनाने में, तैयार करने में इसको लगे। इसी कारण कहा जाता है कि अपने देश का जो संविधान है काफी बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है और उसके लिखित दस्तावेज भी है, क्योंकि इसमें बनने में काफी अधिक संघर्ष किया गया, विचार किया गया, हर प्रकार की नीतियों को देखा गया, परखा गया, अवलोकन किया गया, उसके बाद में अपने देश का संविधान बनाया गया। तो संविधान को बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब आती है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। इसके बहुत सारी अलग अलग समितियां हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आती है कि संविधान किन रूपरेखा पर, किन तत्वों पे, किन मूल्यों पे आधारित है। तो ध्यान रखना कि जो हमारा संविधान है ये सर्वोच्च कानून है। सबसे पहली बात आती है कि सर्वोच्च कानून कैसे है, देश की जो पद्धति है उस पद्धति को किस प्रकार से चलाया जाना है, किस चीज का अनुसरण करना है, किन कर्तव्यों का पालन करना है, ये कानून के अंतर्गत आते हैं। और कानून जो हमारे संविधान में बनाए गए हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस कारण क्या है, संविधान को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। अब आती है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आपस में जो संबंध है वो भी संविधान निर्धारित करता है। एक व्यक्ति को तब तक स्वतंत्रता है जब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करता, हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करता, तब तक तो वो स्वतंत्र है। लेकिन मान लो कि वह व्यक्ति अपने किसी कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति का अहित करता है, उसका नुकसान करता है, उसको बाधा पहुंचाने का कार्य करता है, तो उसके जो संबंध है वो उसको सजा दिलाने के लिए हकदार हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र तभी तक है जब तक वह अपने नियमों कर्तव्यों का पालन करता है तब तक, और जब अपने नियमों कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसे उचित रूप से सजा मिलेगी। बात आती है लोगों और सरकार के बीच संबंध। लोगों यानी जनता और सरकार के बीच भी संबंध किस प्रकार से होने चाहिए वो भी हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं कि जनता है वो सरकार का निर्माण करती है, जनता है वो सरकार को चुनती है, जनता है वही उससे पद प्रदान करती है, और अगर सरकार है सही तरीके से कार्य नहीं करे तो जनता के पास ये अधिकार होता है कि वह सरकार को उसके पद से हटा सकती है। अब पद से कैसे हटाएगी, मान लो कोई सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो सरकार काफी समय तक आगे शासनकाल में रहेगी, लेकिन वो उचित कार्य नहीं कर रही, जनता के हित का कार्य नहीं कर रही, जनता का विकास नहीं कर रही, जनता को लाभ नहीं पहुंचा रही, तो जनता क्या करेगी, मतदान की प्रक्रिया के द्वारा उस सरकार को पद से हटा देगी और दोबारा उस सरकार को नहीं चुनेगी। तो इस प्रकार क्या है कि संविधान है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। जनता और सरकार के संबंध भी संविधान तय करता है, जनता के आपस में संबंध किस प्रकार के होंगे ये भी संविधान तय करता है। यानी संविधान के नियम, दायरे, कानून के अंतर्गत रहते हुए ही सब कुछ शासन व्यवस्था देश की चलती है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है संविधान के अंदर, एक प्रकार से कहा जाए तो देश की सारी जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के केंद्र बिंदु के अंतर्गत आती है। अब बात आती है कि संविधान में देश की आस्था और विश्वास, यानी संविधान को जब बनाया गया तो लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श किया गया, लोगों से उनकी राय जानी गई कि किस प्रकार का संविधान बनना चाहिए, किस प्रकार की वर्तमान समय में आवश्यकताएं हैं, भविष्य में किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, कि किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार की स्थितियां आएगी। तो उस चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श किया गया, लोगों से उनकी राय जानी गई, उसके बाद में इस संविधान को बनाया गया। इस कारण कहा जाता है कि देश में जो संविधान है उसमें जनता की आस्था और विश्वास पर बना हुआ संविधान है। बात आती है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जो अपने देश की शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, उसका सबसे प्रमुख जो कर्तव्य है वो है जनता का कल्याण करना, जनता का हित करना, समय समय पर जनता को आवश्यक योजनाएं उपलब्ध करवाना, जनता को उनकी आवश्यकता के अनुसार रोजगार मिलना, जनता को किसी समस्या से उनको समस्या से बाहर निकालना, ये सब कार्य क्या होते हैं, राज्य और सरकार के होते हैं। तो लोक कल्याण का राज्य वही होता है जो जनता को उसकी समस्याओं से दूर करता है और उसके विकास की ओर आगे अग्रसर करता है। बात आती है संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें किस प्रकार के विचारों की आवश्यकता थी, किस प्रकार की दूरदृष्टि को अपनाया गया, किस प्रकार लोगों ने अपनी चतुराई से अपने संविधान का निर्माण किया।
तो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर के.एम. मुंशी है, बहुत सारे अन्य और जी व्यक्ति है जिन्होंने संविधान को इस प्रकार तैयार किया कि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में जो अपनी आवश्यकताएं रहेगी उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लंबी दूरदृष्टि अपनाते हुए भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने देश के संविधान का निर्माण किया। बात आती है सामाजिक व धार्मिक स्थिति का महत्व। समाज में सामाजिक स्थिति किस प्रकार हो, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वर्ण, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है, जन्म से समान होते हैं। और बाद में जो असमानता होती है वो जनता के द्वारा फैलाई गई ही असमानता होती है। बात आती है धार्मिक स्थिति की। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म की कोई संस्था की स्थापना कर सकता है, किसी भी ट्रस्ट की स्थापना कर सकता है, लेकिन स्थापना तब तक कर सकता है जब तक वह किसी दूसरे के कार्यों में या दूसरे के धर्म में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहा। अगर वो बाधा नहीं पहुंचा रहा तो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, तो कोई भी उसके रास्ते में या उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकता। हमने बात की संविधान की प्रारंभिक स्थिति की कि संविधान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार उसमें उद्देश्य सम्मिलित है, कौन कौन से उसके लक्ष्य होने चाहिए। तो संविधान का जो लक्ष्य है वो जनता से संबंधित है और जनता ही जो संविधान की है वो केंद्र बिंदु है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, उसको विकास में ध्यान को रखते हुए ही संविधान का निर्माण किया गया है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे संविधान की विशेषताओं का। तो इसका जो प्रथम पॉइंट है, प्रथम बिंदु है, वो है विशालतम और लिखित संविधान। जो भारत के देश का जो संविधान है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है और एक लिखित दस्तावेज है। और उसके बाद में बात आती है लिखित संविधान की। भारत का संविधान है वो लंबा, बड़ा, विशाल होने के साथ साथ एक लिखित संविधान भी है। इस कारण कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत देश का संविधान सबसे बड़ा है, जबकि अन्य देशों का जो संविधान है वो काफ़ी छोटा है। सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय बाद में विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अब जो भारत देश का संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग है, कितने परिशिष्ट है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 इसके भाग है और जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। पहले जो अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी और इसके परिशिष्ट है वो 5 परिशिष्ट है। इस प्रकार ये जो अनुच्छेद है, इसके भाग है, इसका परिशिष्ट है और इसके अनुसूचियां हैं, ये भारत के देश के संविधान को एक विशाल संविधान बनाते हैं, विशाल लिखित संविधान बनाते हैं। एक लिखित दस्तावेज है जिसका सारा रिकॉर्ड बाकायदा होता है। अब अगर तुलना करें हमें हमारे देश की और अन्य देश के अनुच्छेदों की कि अनुच्छेद सबसे अधिक किसके हैं, तो वो तो हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद सबसे अधिक है। अन्य देशों से इसकी तुलना करते हैं। जो अमेरिका है उसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है 7 अनुच्छेद अमेरिका में है, जबकि अपन कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो अनुच्छेद है 147 अनुच्छेद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है। इस प्रकार जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है उनके संविधानों में जो अनुच्छेद है उसकी संख्या कम है, जबकि भारत की तुलना उनसे करें तो भारत में काफी अधिक अनुच्छेद है। और समय के साथ साथ भारत के अनुच्छेदों में संख्या में परिवर्तन किया जा रहा है, क्योंकि पहले हमने बात की थी कि भारत का जो संविधान है वो लचीला है, कठोर होने के साथ साथ लचीला है और आवश्यकता के आधार पर उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। बात आगे आती है दूसरे पॉइंट की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का संविधान। अब भारत का जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी जो भारत के संविधान का निर्माण किया गया है भारतीय जनता के द्वारा ही किया गया है। भारतीय जनता ने इसका निर्माण किया गया है, किसी अन्य ने भारत के संविधान में हस्तक्षेप नहीं किया। भारतीयों की विचारधारा के अनुसार ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, यानी जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता है यानी जनता है उसकी विचारों को ध्यान में रखते ही संविधान का निर्माण किया गया, भारतीय जनता द्वारा निर्मित। यानी इस संविधान का भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, किसी दूसरे देश की जनता के विचारों के या मान लो दूसरे देश की जनता के द्वारा इस भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया। खुद भारतीय जनता ने, खुद भारत के देश के निवासियों ने इसका निर्माण किया है। अंतिम शक्ति जनता के पास,
संविधान का निर्माण हो गया, उसके बावजूद भी अंतिम शक्ति है वो जनता के पास ही है, क्योंकि जनता ने संविधान का निर्माण किया था। अंतिम शक्ति किस प्रकार से जनता के पास हुई? क्योंकि आवश्यकता अगर होती है और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर जनता को लगता है कि किसी अनुच्छेद में परिवर्तन करना है या परिवर्तन की मांग वर्तमान में है, तो जनता चाहे तो अपनी परिपक्वता के आधार पे, अपनी जनता के जनार्दन होने के कारण वो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस कारण कहा जाता है कि अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है। अन्य सत्ता द्वारा संविधान थोपा नहीं गया, यानी जो संविधान बना है वो किसी दूसरे के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं किया गया, जबरदस्ती थोपा नहीं किया गया, खुद भारतीय जनता ने ही इसका निर्माण किया है। तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना है वो संविधान की मुख्य धारा है और उसका जो प्रमुख लक्ष्य और जो उद्देश्य है वही यही है कि जनता से संबंधित कार्य करना, जनता के हित की बात करना, जनता के विकास की बात करना और आवश्यकता के आधार पर समय समय पर नई योजनाओं परियोजनाओं का निर्माण करना और समाज में किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव उत्पन्न होता है तो संविधान को सर्वोच्च मानते हुए उसका समाधान करना, उसका हल करना। बात आती है प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो ध्यान रखना डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। बात आती है कि प्रस्तावना को अन्य नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी जो सब कुछ निर्भर करता है उस संविधान की प्रस्तावना में इसके मुख्य मुख्य उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको दर्शाया गया है। इस कारण डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली कहा गया और इसके साथ में संविधान की प्रस्तावना को आत्मा भी कहा जाता है। अब आती है वयस्क मताधिकार की, यानी वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और वो मतदान करने योग्य हो गया। अब इसमें बात ये आती है कि 18 वर्ष का व्यक्ति हो गया, लेकिन उसका चुनाव की जो पत्रावली होती है उसमें नाम दर्ज होने पे ही वो मतदान कर सकता है। अगर उसमें उसका नाम अंकित नहीं है, दर्ज नहीं है, तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता, चाहे उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। तो वर्तमान में जो मतदान की आयु है वो है 18 वर्ष और मूल संविधान में जो मतदान की आयु थी, प्रारंभ में जब संविधान अपना लागू हुआ था उस समय जो आयु निर्धारित की गई थी मत देने की, वो आयु थी 21 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना वर्तमान में 18 वर्ष है और मूल संविधान अगर क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में मतदान की आयु क्या थी, तो 21 वर्ष थी। अब इसको हटाया कब किया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो ध्यान रखना जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसकी आयु में परिवर्तन कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन से पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी और बाद में उसको हटा के 18 वर्ष कर दिया गया। इसमें एक बात और आती है कि 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया है, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार की उसमें शारीरिक अक्षमता हो, तो भी वह मतदान कर सकता है। उसकी शारीरिक अक्षमता या अमीरी गरीबी के आधार पे या ऊंच नीच के आधार पे, जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अगर 18 वर्ष का हो गया है, उसका नामांकन पत्रावली में उसका नाम दर्ज है, तो मतदान कर सकता है। आगे का जो बिंदु है हमारा वो है संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। अगर कहा जाए तो प्रमुख रूप से संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति है वो नाममात्र का प्रधान होता है। ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति है वो इसमें नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। दूसरी बात इसमें आती है कि जो वास्तविक प्रधान है वो है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही शासन की प्रमुख नीतियों का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो एक प्रकार से कहा जाए तो गरिमा और सम्मान का पद है। भारत के अगर प्रथम व्यक्ति की बात की जाए कि देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो राष्ट्रपति ही होता है। लेकिन शासन का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति को ही कहा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में जो निर्णय लेने होते हैं वो उसमें राष्ट्रपति की भूमिका तो रहती है, इसके साथ में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। राष्ट्रपति है वो एक प्रकार से अतिथि, एक प्रकार से अन्य जो देश के लोग यहाँ आते हैं उनका स्वागत करता है या उनकी जो मेहमान नवाजी करता है वहाँ तक ही सीमित है। जबकि प्रधानमंत्री है
वो देश की संपूर्ण शासन नीति को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, वो सारी शासन की नीति को देखता है। एक प्रकार से कहा जाए तो जो पूरा शासन व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है, और प्रधानमंत्री है वो शासन का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। अब बात आती है कि जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के वैसे दो प्रधान होते हैं। अगर नाम मात्र की बात करें तो नाम मात्र का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो बात ही रहती है इसमें कि जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण प्रत्येक कार्यों के बारे में सूचना देना, किस प्रकार से बहुमत साबित करवाना है, किस प्रकार से विधेयक पास करवाने हैं, कौन से विधेयकों पे चर्चा करनी है, कब सत्र वगैरह बुलाना है, तो इसके लिए आवश्यक है व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, उसके प्रति जवाबदेह रहती है। उसका अस्तित्व भी अगर कहा जाए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का, वो अस्तित्व भी क्या है, व्यवस्थापिका के आधार पर ही निर्भर करता है। अगर उसका विश्वास खो दे तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है और वापस उसकी चुनाव की प्रक्रिया करनी पड़ती है। बात आती है कि जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका उपयोग कौन करता है। केंद्र की जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका उपयोग कौन करता है, तो ध्यान रखना कि केंद्र की वास्तविक शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल करता है, और मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों मिलके ही शासन की गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके साथ ही क्या है कि जो महत्वपूर्ण बैठकें होती है उनमें जो सम्मिलित होते हैं उनमें कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री ही शामिल होते हैं, और उनके बीच में जो भी बातचीत होती है, जिन विषयों पे चर्चा होती है, वो गोपनीयता बनी रहती है। और मान लो कि उसमें जो उप मंत्री हो या राज्य मंत्री हो वो सम्मिलित नहीं होते। वो सम्मिलित तभी हो सकते हैं जब उनको बुलाया जाए, बुलाए बिना वो शामिल नहीं होते। और जो मंत्रिमंडल है उसकी सदस्य संख्या कम होती है, जबकि जो राज्य मंत्री है उनकी सदस्य संख्या अधिक होती है। मीटिंगों में भाग राज्य मंत्री तभी ले सकते हैं जब उनको मंत्रिमंडल के द्वारा बुलाया जाए। ध्यान रखना कि बुलाए जाने पे वो सम्मिलित होंगे, अन्यथा सम्मिलित नहीं होंगे। कई राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ होता है, और कई क्या है कि अन्य पद को दायित्व उन्होंने लिया हुआ होता है, जबकि कैबिनेट मंत्री है वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले उच्च मंत्री। अब आती है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है। मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री का जो प्रमुख कर्तव्य है, प्रथम जो कार्य है वही होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करे। इसमें बात ये आती है कि मंत्रिमंडल जब निर्माण करता है तो वो अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकता है, लेकिन कहीं कहीं ये बात भी स्पष्ट कही गई है कि उसको राष्ट्रपति से इसके बारे में विचार विमर्श भी करना होगा। लेकिन अंतिमतः जो चुनाव की निर्वाचन की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने के बाद में उसका ये दायित्व बनता है प्रधानमंत्री का कि वो आगे जो सूची है, जो एजेंडा है, वो राष्ट्रपति को भेजे कि हमने अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर लिया है। उसकी सूचना की जानकारी देना प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि जो मंत्रिमंडल है और प्रधानमंत्री है उनके बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उन सारी सूचनाओं को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कर्तव्य भी क्या है, प्रधानमंत्री का होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो है वो मंत्रिमंडल है, और इन दोनों के, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को कोई सूचना मंत्रियों वगैरह को देनी हो तो इस संबंध में सूचना है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देता है और प्रधानमंत्री वाले मंत्रिमंडल को देता है। इसी प्रकार जब मंत्रियों और की कोई सूचनाएं हैं वो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। बात आती है व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। व्यवस्थापिका का अन्य नाम है संसद भी है, और इसको विधायिका भी कहा जाता है। और संसद के प्रमुख अपने 3 अंग होते हैं। संसद है वो एक अंग नहीं है, सिर्फ व्यवस्थापिका नहीं है, इसके अन्य अंग भी है। कहा जाए तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, ये इसके महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं।
अब बात आती है कि जो भी कार्य हैं प्रधानमंत्री वो अपने स्वेच्छा से करता है या राष्ट्रपति का उसमें सहयोग रहता है। तो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री को कार्य करने के लिए राष्ट्रपति का परामर्श लेना यानी उसका सहयोग लेना आवश्यक है। बिना सहयोग के वो कार्य है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पद तो प्रधान है, लेकिन जो अंतिम में जो शक्ति और निर्णय होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, कोई प्रकार की सूचना जारी करने के लिए, कोई नीतियां निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री को विचार विमर्श करना आवश्यक है। अब आती है प्रधानमंत्री शासन की धुरी, यानी अपने प्रारंभ में बात की थी कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये दोनों वास्तविक पद है, प्रधान पद है, लेकिन जो प्रशासन का मेन मुखिया है, सदन का प्रमुख नेता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है। और प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही पूरे देश का शासन व्यवस्था है वो चलती रहती है, आगे विस्तृत होती रहती है। और विदेशी मामलों में भी प्रधानमंत्री का विशेष योगदान रहता है, विशेष महत्व रहता है। तो संसदीय व्यवस्था जो अपने केंद्र में है, वैसी व्यवस्था राज्य में होती है। जैसे अपने केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक है और राष्ट्रपति वो नाम मात्र का है, ठीक उसी प्रकार है राज्य में क्या होता है कि राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का होता है और मुख्यमंत्री होता है वो वास्तविक होता है। शासन के जो महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री करते हैं, जबकि संसदीय व्यवस्था में केंद्र सरकार में ये जो निर्णय करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं। वहां जो गरिमा का और प्रतिष्ठा का जो पद है राज्य में वो राज्यपाल का होता है, जबकि केंद्र में गरिमा और प्रतिष्ठा का जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है।